एक लड़की की जिंदगी में एक घोस्ट आता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल के रख देता है। शुरू शुरू में वो उससे छुटकारा पाना चाहती है, पर जब कहानी आगे बढ़ती है तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आती है। फिल्म की शुरुआत में कई गुंडे मिलकर एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो अकेला इन पर भारी पड़ता है। एक एक करके सबको धूल चटाने के बाद जब उसे लगता है कि अब कोई भी नहीं बचा है, तब वो शांति से एक जगह बैठ जाता है और तभी पीछे से कोई गोली चला के उसे मार डालता है, जिसके बाद उसकी बॉडी को वहां से हटाकर पूरी जगह की सफाई करके सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। इन सब में जो गोली उसे लगी थी उसका खोल वहीं पर पड़ा रह जाता है और ये खोल गलियों सड़कों पर ठोकरे खाते हुए शहर तक पहुंच जाता है। वहीं एक कॉलेज की लड़की फूमिका को दिखाया जाता है जो पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में काम करती है, पर असल में वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है और इसके लिए वो कतायमा नाम के एक सोशल मीडिया स्टार से मिलने जाती है। भूमिका उसे बताती है कि वो भी उसी की तरह कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती है, पर कतायमा उसकी बातें अवॉइड करता है और उसे नशा करने के लिए कहता है। भूमिका नशे के लिए साफ साफ मना करती है, वो बस कैसे भी करके उससे अपना काम निकलवाना चाहती है, पर वो आदमी तो लगातार पीते ही जाता है। उसके चक्कर में वो अपनी लास्ट ट्रेन भी निकाल देती है। पूरी रात इसी बार में पीने के बाद सुबह दोनों वहाँ से निकलते हैं। सारी रात कतायमा बस फालतू की बातें ही करता रहा। भूमिका को उससे मिलने का कोई फायदा नहीं होता। उसका मन कर रहा था कि कतायमा को लात मार के वहीं गिरा दे, पर वो ऐसा नहीं करती। घर जाते समय भूमिका सीढ़ियों में गिर जाती है और देखती है कि उसके सामने कोई ब्लड का खोल पड़ा है। वो उसे उठाकर देखती है तो कुछ पल के लिए जिस गन से वो गोली चली थी उसके विजन्स दिखाई पड़ते हैं। वो जल्दी से खुद को संभालती है और खोल को अपने पर्स में डालकर घर की तरफ निकल जाती है। अपार्टमेंट के सामने उसकी फ्रेंड माहो खड़ी थी जो बताती है कि वो आज अपने घर नहीं जा सकती। भूमिका उसके चेहरे की चोट को देखकर कहने लगती है कि तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती, जिसके बाद दोनों घर में चली आती है। अचानक भूमिका देखती है कि दरवाजे के पास कोई आदमी खड़ा है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। माहो पूछती है क्या हुआ, तो कहने लगती है कि यह आदमी कौन है। माहो नजर घुमाकर दरवाजे की ओर देखती है और कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। भूमिका कहती है वो आदमी पूरा ब्लड में सना हुआ है और माहो को लगने लगता है कि जरूर उसने कोई नशा किया है। भूमिका उस आदमी की तरफ कुछ फेंकती है जो उसके आर पार निकल जाता है और ये देखते ही वो भूत भूत चिल्लाने लगती है। माहो भी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। वो उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है और जब वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है तब जाकर भूमिका की सांस में सांस आती है। तभी माहो के पास कोई मैसेज आता है और वो कहती है कि मुझे जाना होगा। जाने से पहले वो भूमिका को डॉक्टर से मिलने की सलाह देकर जाती है। भूमिका जैसे ही अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके घूमती है, पीछे से उसी आदमी की आवाज आती है कि क्या उसे जाने देना ठीक था। भूमिका डर के मारे कोने में सिमट जाती है और कहती है कि इसने बात की। फिर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, पर जब वो आदमी देखता है कि ये गिरने वाली है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन गिर तो वो फिर भी जाती है क्योंकि हाथ थामते ही वो भूत उसकी बॉडी में घुस गया था। और कमाल की बात तो ये थी कि दोनों आपस में बात भी कर पा रहे थे, साथ ही एक ही बॉडी को दोनों कंट्रोल भी कर रहे थे। भूमिका कहती है कि मेरी बॉडी से बाहर निकलो, तो भूत कहने लगता है कि देखो बात यह है कि मैं पहली बार भूत बना हूँ तो मुझे इस प्रोसेस का इतना पता नहीं है। भूमिका कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बॉडी से बाहर निकलो। भूत कहता है ठीक है, आज के लिए इतना काफी है और वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब उसे लगता है कि भूत चला गया और गॉड का शुक्रिया करती है कि वो अब भी जिंदा है, पर तभी वो उसके सामने आकर कहने लगता है कि किसी की बॉडी में घुसना जितना मैंने सोचा था उतना भी अच्छा नहीं था। और भूमिका चिल्लाते हुए भागती है कि ये अभी तक यहीं पर है। भागते हुए सोचती है कि क्या उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर सीढ़ियों से उतरते ही वो घोस्ट उसके सामने फिर से आ जाता है, क्योंकि जब भी वो उससे 15 मीटर के रेडियस से दूर जाती है तो घोस्ट अपने आप ही टेलीपोर्ट होके उसके सामने चला आता है। वो यहाँ से भी भाग जाती है और भागते भागते एक गली में माहो को देखती है जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा था और उसे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। भूमिका उसके बॉयफ्रेंड से इसके बारे में पूछती है तो कहने लगता है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो, जिसके बाद वो माहो को लेकर जाने लगता है और माहो भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। तभी वो भूत आकर पूछने लगता है कि क्या तुम उसे पनिश करना चाहती हो। भूमिका डर तो जाती है पर इस बार वो डर के भागती नहीं। भूत कहता है तुम्हें पावर चाहिए तो मेरे हाथ को थामो, पर भूमिका उसे मना करती है और दोबारा अपनी बॉडी का कंट्रोल उसे नहीं देना चाहती। भूत कहता है तुमने माहो की चोट को देखा था ना, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करना चाहती। और तभी वो देखती है कि माहो का बॉयफ्रेंड उसके साथ फिर से बदसलूकी करने लगा है और ये देखने के बाद वो भूत की बात मान जाती है। जैसे ही वो उसका हाथ थामती है भूत उसकी बॉडी में घुस जाता है। माहो का बॉयफ्रेंड जब उसे पंच मारने वाला होता है तो भूमिका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे घुमाकर एक जोरदार पंच मारती है, पर इसके बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आती और वो उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन दूसरे मुंह में तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद भूत भी उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड फिर से खड़ा
खड़ा होकर फूमिका पे हमला करता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। भूत उसे अपना हाथ थामने के लिए कहता है पर वो बहुत कोशिशों के बाद भी उसका हाथ नहीं पकड़ पाती। तभी माहो एक पत्थर से अपने बॉयफ्रेंड के सर पे मारती है और फूमिका की जान बचा लेती है। अब ये दोनों एक दूसरे को संभालती है और घर की तरफ चल देती है। वहीं वो भूत उस आदमी को देखता है और फूमिका से आकर कहता है कि तुम्हें देखना चाहिए वो जिंदा भी है या नहीं, ऐसे वृक्ष से कौन मारता है। फूमिका कोई जवाब नहीं देती, बस उसकी तरफ देखती रहती है और माहो पूछती है क्या सच में तुम्हें कोई दिखाई देता है। फूमिका हाँ में जवाब देती है। अब ये तीनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं जहाँ पे फूमिका उसे भूत के बारे में सब कुछ बताती है कि उसे उसके अलावा ना कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना ही टच कर सकता है। माहो कहती है मतलब कि जो फाइटिंग तुमने की थी वो असल में भूत कर रहा था। फूमिका कहती है हाँ वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। तभी फूमिका अपने हाथ को देखती है और भूत पर चिल्लाती है कि देखो तुमने क्या किया। अब वो इंटरनेट पे सर्च करती है कि भूतों से पीछा कैसे छुड़ाएं और तुरंत नमक की बोतल उठा के जहाँ पे वो बैठा था वहाँ पे गिराने लगती है। माहो उसे ऐसा करने से रोकती है और शांत करके बिठाती है क्योंकि आसपास के लोग उसे पागल समझ रहे थे। भूत कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो। भूमिका कहती है तो फिर यहाँ से चले जाओ। भूत कहता है ये इतना भी आसान नहीं है, याद है तुमने वो गोली का खोल उठाया था, मुझे लगता है मेरी मौत जिस गोली से हुई है ये उसी का था। वो जल्दी से अपनी पॉकेट से कारतूस निकालती है और छिटक कर फेंकते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये गन से निकली गोली का है। भूत बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि वो कैसे मरा, पर शायद वो इसी गोली से मरा था, इसीलिए जब भूमिका ने इसे उठाया तो वो उसके साथ जुड़ गया। भूमिका हैरान होती है कि उसका मर्डर हुआ था और वो भूत अपने बारे में बताने लगता है कि उसका नाम कूडो है, मरने से पहले वो एक हिटमैन था। ये सुनकर तो भूमिका की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। कूडो बताता है कि वो किसी संस्था के लिए काम करता था और शायद उसी संस्था के किसी ग्रुप ने उसको मारा है, तो जब तक वो अपनी मौत का बदला नहीं लेता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। कूडो कहता है कि हम दोनों मिलकर उनको चुन चुन के मारेंगे, बस तुम मेरी हेल्प करना। और भूमिका जो उसकी बातों से पूरी शौक में थी साफ साफ मना करके जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। भूमिका माहो को बताती है कि उसे किसी हिटमैन के बदले में कोई दिलचस्पी नहीं है और अब से वो कूडो को इग्नोर करने का फैसला करती है। कूडो कहता है अच्छा होता कि वो कारतूस तुम्हें ना मिलकर किसी सोल्जर को मिल जाता। भूमिका माहो को एक अलार्म देती है और कहती है कि अगर वो आदमी दोबारा दिखे तो मुझे कॉल करना और पुलिस को बताना मत भूलना। जिसके बाद वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। अब वो एक चर्च की तरफ जाती है और उस कारतूस को वहीं फेंक कर गौर से कहती है कि उसका कूडो से पीछा छूट जाए। कूडो बताता है कि वो इसमें एक्सपर्ट तो नहीं है पर उसे नहीं लगता कि ये इस तरह काम करता है। तभी फूमिका के पास कतायमा का मैसेज आता है जो एक नरुमी नाम के लड़के के साथ था, जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। कूडो पूछता है कि ये नरुमी कौन है और तुम इसे देखकर इतने एक्साइटेड क्यों हो। भूमिका बताती है कि ये सोशल मीडिया स्टार है, इसके पास 70,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स है। कूडो भी उसकी फोटो देखता है और चौंकते हुए कहता है कि ये नरुमी तो अच्छा आदमी नहीं है। भूमिका पूछती है तुम्हें कैसे पता, पर कूडो सब भूल गया था, उसे कुछ भी याद नहीं था और भूमिका उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। वो उसी बार में जाती है जहाँ पर कतायमा और नरुमी पार्टी कर रहे थे और वो भी उनके साथ पीने बैठ जाती है। जल्दी उसे एहसास होता है कि वो दोनों उसको छूने की कोशिश कर रहे हैं और अब उसका सर घूमने लगा था। वो कहती है मुझे ठीक नहीं लग रहा, अब शायद मुझे घर जाना चाहिए और काउंटर पे पैसे देकर जाने लगती है, पर वो ठीक से चल भी नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि इन दोनों ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। कतायमा और नरुमी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि ये ड्रग्स इतना जल्दी काम करेगा। और तभी भूमिका खड़ी होकर गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कूडो से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि ये दोनों मुझे ड्रग्स दे रहे थे। एक्चुअली हुआ यूँ था कि उस समय कूडो को याद आ गया था और उसने भूमिका को बताया कि नरुमी और कतायमा लड़कियों को ड्रग्स देते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं और इनके बारे में वो इसलिए जानता है क्योंकि कूडो जिस संस्था के लिए काम करता था वो ऐसी पिल्स बनाती है और उसने कई बार इन दोनों को वहाँ से पिल्स खरीदते देखा था। भूमिका उसकी बातों का विश्वास तो नहीं करती पर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो कूडो से कहती है कि अगर ये सच हुआ तो मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगी। कूडो पूछता है पर तुम भला ये कैसे कर पाओगी और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी में आने दूंगी। कूडो कहता है पर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। भूमिका कहती है इसके बाद मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। कूडो कहता है ठीक है, पर मुझे लगता है कि बारटेंडर और स्टाफ भी उनसे मिले हुए हैं और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, पर बारटेंडर जब उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाता है तो कूडो उसे बता देता है। भूमिका उन दोनों से कहती है कि मुझे पता है तुम लोगों ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया है, चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं और बताते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद भूमिका कूडो के साथ कनेक्ट होती है और कहने लगती है कि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कतायमा उसका मजाक उड़ाता है, इसलिए वो सबसे पहले उसी की छुट्टी करती है। बिल्कुल किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह एक एक करके सबको पीट कर उनका बुरा हाल बना देती है। पर इसी फाइट में जो बारटेंडर था वो मारा जाता है और भूमिका डर के मारे रोने लग जाती है। कूडो को समझ नहीं आता कि वो उसे शांत कैसे करे और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। वो बताता है कि हमें इन सब को
खत्म करके सारे सबूत मिटाने होंगे। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग बुरे इंसान हैं, पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें किसी को बुलाना होगा जो मेरी संस्था में ही काम करता है। वो अच्छा आदमी तो नहीं है, पर हमारा काम बन जाएगा। कूडो नंबर बताता है और फूमिका उस आदमी को कॉल करके बताती है कि वो कूडो को जानती है और जल्द से जल्द उसे यहाँ आ जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में कागेरा नाम का एक हिटमैन आता है और फूमिका से पूछता है कि क्या वो अकेली है, कूडो कहाँ पे है। तो फूमिका बताने लगती है कि कूडो घोस्ट बन चुका है और बस उसे ही दिखाई देता है। पर कागेरा बिल्कुल सीरियस होता है, उसे फूमिका की बातें मजाक लगती है। वो चाकू निकाल कर उसकी ओर बढ़ने लगता है। कूडो घबराते हुए कहता है कि वो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वो जल्दी से उसकी बॉडी में घुस के एक ही मुंह में उसी का चाकू उसी की ओर तान देता है और कहता है कि तुम अब भी मुझे हरा नहीं सकते। कागेरा समझ जाता है कि ये तो सिर्फ कूडो ही कर सकता है। जिसके बाद फूमिका कूडो की बातें कागेरा को समझाती है और वो अपने काम पे लग जाता है। जितनी भी बॉडीज थी उन सबको एक गाड़ी में डालकर निकल पड़ते हैं। फूमिका रास्ते में कागेरा से कूडो की मौत के बारे में पूछती है। कागेरा बताता है कि इसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता, पर कुछ दिनों पहले ही उनकी संस्था के ओनर की मौत हो गई, जिसके बाद सारा काम उसके बेटे ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन नया ओनर गलत काम करने लगा और कूडो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फूमिका कहती है मतलब कि ओनर ने ही कूडो को मारा है। तो कागेरा कहता है कि इसके बारे में वो नहीं जानता। अब वो उन सभी को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर कूडो को मारा गया था और यहाँ आने के बाद कूडो को भी ये जगह जानी पहचानी सी लगती है। कागेरा उन सभी को खत्म करके अपना काम पूरा करता है, जिसके बाद वो फूमिका को उसके अपार्टमेंट के सामने ड्रॉप करता है और जाने से पहले पूछता है कि क्या कूडो सच में उसे दिखाई देता है। फूमिका हाँ में जवाब देती है और वो दोबारा कभी ना मिलने का बोल के चला जाता है। अपार्टमेंट में आने के बाद फूमिका कूडो का शुक्रिया करती है और बताती है कि अगर वो नहीं होता तो पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करते। कूडो कहता है कि उसने पिछली लाइफ में कई लोगों को मारा है, पर इस आफ्टर लाइफ में उसे लोगों की हेल्प करके अच्छा लग रहा है। फूमिका कहती है फिर वादा करो कि तुम इस आफ्टर लाइफ में ऐसे ही हीरो बन के रहोगे और कूडो भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद फूमिका सो जाती है क्योंकि वो काफी थक चुकी थी। वहीं इधर कूडो की संस्था को दिखाया जाता है। उसका नया लीडर जो ओनर बनते ही गलत काम करने लगा था, टेंशन में होता है कि कूडो मरा भी है या नहीं। तभी वहाँ पर कागेरा आता है और बताता है कि कूडो के बारे में बात करनी है। ओनर पूछता है क्या तुम्हारे पास उसका कॉल आया था। कागेरा बताता है कि कूडो का भूत एक कॉलेज की लड़की को अपने वश में करके रखा है। ओनर को उसकी बातों में विश्वास तो नहीं होता, पर फिर भी वो अपने कुछ हिटमैन्स को सच्चाई का पता लगाने के लिए भेज देता है। कागेरा उसे वार्निंग देता है कि नॉर्मल गुंडों को मत भेजना, कोई भी नहीं बचेगा। ओनर को उसकी बातें मजाक लगती है और कागेरा उसे तरस भरी नजरों से देखता है। थोड़ी ही देर में गुंडे फूमिका के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। खतरे का एहसास होते ही कूडो जल्दी से फूमिका को जगाता है। पैरों की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि 4 लोग उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही डोर से आवाज आती है वो तुरंत फूमिका को हाथ थामने के लिए कहता है। अब चारों में से एक गुंडा अंदर आता है, जिसे कूडो बड़ी आसानी से अपने वश में करके उसकी गन बाकी तीनों की तरफ तान देता है। इन गुंडों का लीडर बाहर से देखता है कि अपार्टमेंट में गोलियां चल रही है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसके चारों साथी वहाँ पर घायल पड़े थे। बालकनी से नीचे देखता है तो वो लड़की भाग रही थी। फूमिका भागते हुए उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर कूडो मरा था। और कमाल की बात तो ये थी कि यहाँ पर कागेरा पहले से मौजूद था। कागेरा बताता है कि उसी ने सबको फूमिका के बारे में खबर दी थी। ये सुनकर कूडो उस पर काफी गुस्सा होता है। फूमिका कहती है तुम्हारी वजह से मेरे अपार्टमेंट की हालत बिगड़ चुकी है, अब तुम ही उसको ठीक करके दोगे। जब कागेरा फूमिका पे गन तान देता है तो कूडो तुरंत उसकी बॉडी में घुस के कागेरा की गन छीन कर उसे खोल कर फेंक देता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है और कागेरा बड़ी चालाकी से गन उठाकर उसे शूट करना चाहता है, पर कूडो फिर से गन छीन कर उसी पे तान देता है। और जैसे ही वो गन पॉइंट करता है उसे सब याद आने लगता है कि वो कैसे मरा था। कागेरा बताता है कि हाँ मैंने ही तुम्हें मारा है। कूडो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। कागेरा बताता है कि जब नया ओनर बना तो हम लोग उसके खिलाफ थे, पर बाद में तुमने बिना बताए अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे विद्रोह की आग वहीं पर बुझ गई। जिसके बाद नए ओनर ने तुम्हें मारने के ऑर्डर्स दिए और मुझे मारना पड़ा, नहीं तो वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। वहीं कूडो को याद आता है कि जब कागेरा उसे मारने आया था तो उसने भागने का मौका दिया था, पर कूडो अपनी लाइफ से तंग आ चुका था और उसी ने कागेरा को उसे मार देने के लिए कहा था। कागेरा रोने लग जाता है क्योंकि वो भी अपनी लाइफ से तंग आ चुका था। वहीं इधर ओनर काफी गुस्से में होता है कि एक मामूली सी लड़की प्रोफेशनल फाइटर्स को चकमा दे के भाग गई। उसके गुंडे बताते हैं कि उसके मूव किसी नॉर्मल इंसान के नहीं थे, जरूर उसमें कूडो की आत्मा है। इधर कागेरा कहता है कि तुम्हें शहर छोड़कर जाना होगा, वो लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और फूमिका बताती है कि क्यों ना हम ओनर को ही खत्म कर दे, इससे पूरी संस्था ही बंद हो जाएगी, फिर ना तुम्हें कोई खतरा होगा ना मुझे, और सबसे बड़ी बात कूडो को भी मुक्ति मिल जाएगी। पर कागेरा उसकी बात पर राजी नहीं होता क्योंकि इस काम में बहुत खतरा है और फूमिका की जान भी जा सकती है। फूमिका गुस्से में कहती है कि ये वो खुद के लिए करेगी, उसे किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी वजह से उसका पूरा अपार्टमेंट बर्बाद हो गया और अब वो संस्था के ओनर को नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वो कूडो को लेकर यहाँ से चली
चली जाती है। थोड़ी देर में कागिरा कार लेकर इनके पास आता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब ये तीनों संस्था के बाहर पहुँच जाते हैं। कागिरा पहले अंदर जाता है ताकि कितने गुंडे कहाँ पर है उनकी लोकेशन का पता लगा सके, और फूमिका कूडो के साथ हथियारों के गोदाम की तरफ जाती है। कूडो आगे रहता है और फूमिका को अलर्ट करता रहता है क्योंकि उसे कोई नहीं देख सकता पर वो तो सबको देख सकता है। इस तरह दोनों हथियारों के गोदाम में पहुंच जाते हैं और जरूरत के सारे हथियार लेकर कागिरा को इन्फॉर्म करते हैं और वो भी इनके साथ मिल जाता है। अब कूडो फूमिका की बॉडी में घुस जाता है और गुंडों पर हमला करते हैं। यहाँ पर एक जोरदार शूट आउट होता है जिसमें लगभग सभी गुंडे मारे जाते हैं। लास्ट में ओनर बचता है और कूडो उसके दोनों पैरों पर गोली मार के घुटनों के बल बिठा देता है। फूमिका ओनर से कहती है कि मुझे मेरे अपार्टमेंट के पैसे चाहिए। ओनर कहता है क्या मतलब, एक अपार्टमेंट के लिए तुमने मेरे पूरे एम्पायर की बैंड बजा दी। पर असल में फूमिका ने ये सब कूडो को मुक्ति दिलवाने के लिए किया था, जिसके बाद कागेरा ओनर को खत्म कर देता है। फूमिका खुश होती है कि सब खत्म हो गया और साथ ही उसे काफी पेन भी हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी के सारे अंजर पंजर हिल चुके थे। अब वो लंगड़ाते हुए घर की तरफ चल देती है और साथ ही कूडो का हर एक चीज के लिए शुक्रिया करती है। तभी देखती है कि कूडो उसके पीछे नहीं है। कागेरा पूछता है कूडो ने क्या बोला, तो कहने लगती है कि शायद वो चला गया। ये सुनकर कागेरा काफी खुश होता है। कागेरा कहता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट का खर्चा दे दूंगा, जिसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। फूमिका उसका शुक्रिया करके अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फूमिका जब सीढ़ियों से गुजरती है तो उससे वही कारतूस फिर से मिलता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो उसे अपने पर्स में ये सोच कर रख लेती है कि क्या पता कूडो उससे मिलने दोबारा आ जाए। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।